नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं सीजेआई साहब, उनका कार्यकाल मात्र 25 दिन और बचा है। आज 17 अप्रैल है और 14 मई को नए सीजेआई जस्टिस BR गवई साहब, जिनका कार्यकाल करीब 7 महीने का होगा, वो काम संभाल लेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है देश में कि वो दूसरे ऐसे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे जो कार्यभार को संभालेंगे। कुछ बात की जाए उनके विषय में तो जो प्रेजेंट अभी संजीव खन्ना साहब हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको चुना है। इसकी आधिकारिक सिफारिश कर दी गई है और उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसी के साथ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा यही रही है कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस होते हैं वो सिफारिश जिस नाम की करते हैं उसको मंजूर कर लिया जाता है। ये आपसी सहमति से इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि ये प्रभावित करते हैं पूरे भारतवर्ष के संवैधानिक संस्था को। अब 13 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा खन्ना साहब का, और खन्ना साहब के बाद वरिष्ठता सूची में गवई साहब का नाम है, इसीलिए उन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें जो प्रोफाइल है उसमें जस्टिस गवई का 24 मई 2019 को उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था। उनके रिटायरमेंट की तारीख जो है वो 23 नवंबर 2025 होगी। जस्टिस गवई एससी समुदाय से आते हैं। उनका जन्म जो है 24 नवंबर 1960 का है। अमरावती महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जहां उनका जन्म हुआ, और 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट का उनको जज नियुक्त किया गया और 2019 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस बन गए। जो महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए वो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का विवाद और 2019 का राफेल डील भी शामिल है। जस्टिस गवई ने 1985 में कानूनी कैरियर शुरू किया था और 1985 में से लेकर 1987 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ भी काम किया था। 87 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की और अगस्त 1992 से जुलाई 93 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में भी उन्होंने काम किया। 14 नवंबर को 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज के रूप में उनको प्रमोट किया गया। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के वो परमानेंट जज बन गए। जो उन्होंने फैसले दिए बहुत फैसले अच्छे भी थे और कुछ
विवादास्पद बातों पर भी उन्होंने फैसले दिए। जैसे नोटबंदी को उन्होंने वैध ठहराया था 2023 में। जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी की योजना को 4-1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा था कि यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था। यह अनुपातिक कसौटी में खरा उतरा है। अब ये देखने वाली बात है कि जनता नोटबंदी को दुहाई देती है कि उसको नोटबंदी जब हुई तो उसका नुकसान, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। और नोटबंदी के दौरान करीब 125 लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। ईडी के निदेशक के कार्यकाल का जो अवैध विस्तार था 2023 में, उस विषय में भी उन्होंने बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को निदेशक संजय कुमार मिश्रा साहब के विषय में कार्यकाल के तीसरे विस्तार को उन्होंने अवैध ठहरा दिया था और 31 जुलाई 2023 तक उनको पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बुलडोजर की जो कार्रवाई यूपी के अंदर योगी साहब चला रहे हैं और बड़े खूब धड़ल्ले से चलाई उन्होंने, मुसलमानों के घर गिराए, बदले लिए, नफरत की राजनीति की, उस पर भी उन्होंने एक निर्णय 2024 में जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में कहा था कि केवल आरोप या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक होगा। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा और कई अधिकारियों पर जुर्माने भी लगे हैं इस विषय में, जहां तक मेरी जानकारी है। वणियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करना 2022 में तमिलनाडु सरकार के वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत के विषय में भी उन्होंने 2023 में एक अपना निर्णय दिया था। जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत दे दी थी, रेगुलर जमानत दे दी थी। सार्वजनिक अधिकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी 2023 में उन्होंने अपने निर्णय दिए हैं। संविधान बेंच का हिस्सा थे वो, जिसने यह निर्णय दिया कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। और जो उन्होंने नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन को सही बताया था, उसके विषय में काफ़ी चर्चा रही। इससे पहले के.जी. बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो दलित थे, और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व और समझदार, कानून के अच्छे जानकारों के रूप में उनकी ख्याति है। और 2016 के नोटबंदी के फैसले को अगर हम अलग भी रख दें तो चुनावी बॉन्ड योजना को उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया था, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और जो चुनावी बॉन्ड लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी को, उससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। करीब 7,000 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें इकट्ठा किया था। अवैध करार देने के बावजूद भी उस पैसे का उपयोग बीजेपी सरकार को करने की अनुमति गुपचुप तरीके से मिल गई थी, उसकी भर्त्सना भी की गई थी। अगर आपने फंड को अवैध घोषित कर दिया है तो उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए थी, ऐसा जनता का मानना है।
तो जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता सूची में आते हैं। संभावना है कि उन्हें जस्टिस गवई के बाद 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जिसकी तकरीबन जो है प्रजम्पशन पहले से ही कर दी गई है। उन्होंने गुजरात में कहा था कि लोगों का भरोसा हटा तो भीड़ का न्याय अपनाने लगेंगे लोग। तो इसका मतलब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो न्यायालय होते हैं उनको अपने निर्णय स्पष्ट रूप से देने चाहिए, ताकि जनता उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रदर्शन ना करे और लोगों में अनरेस्ट ना हो। तो इसको अप्रिशिएट किया गया था। जस्टिस गवई 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था, पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे में बाहर जज किसी राजनेता नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित होता है। अर्थात उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं से, पॉलिटिशियन से संबंध रखना या ब्यूरोक्रेट से संबंध रखना, सार्वजनिक तौर पर उसकी घोषणा करना, उसके फोटो छापना, इसके लिए उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि एक हाई कोर्ट के जज ने जज रहते हुए ही ये घोषणा की कि मैं तो बीजेपी का फॉलोवर हूं और उनकी टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ हैं जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी होता है, और अगर ये कम हो जाए तो जुडिशियल सिस्टम के बाहर लोग न्याय तलाश करना शुरू कर देते हैं। अर्थात वो खुद न्याय को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। तो ये हमने बताया जस्टिस गवई जो हैं वो किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बैलेंस्ड और संतुलित अपने वो विचार रखते हैं, और अपने आप को खुद भी वो बहुत अच्छे डिसिप्लिन में मेंटेन करते हैं। इस मामले में हम उनकी तारीफ भी करेंगे, और न्याय के अंदर जो कोर्ट होती हैं, अगर उनके अंदर न्यायाधीश इस प्रकार के विचार रखते हों तो उनसे निष्पक्ष निर्णय की हम उम्मीद भी करते हैं। और मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूं, और उनको सद्भावना भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि वो 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। और उनका जो काल है वो स्वर्णिम काल सिद्ध होगा कि एक ऐसे परिवार से पैदा होकर एक ऐसे उच्च पद पर जाना जो कि भारत में एक ही है, और जैसे प्रधानमंत्री देश का एक है, ऐसे सीजीआई भी एक ही होते हैं। जैसे राष्ट्रपति एक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लोगों की निगाह जो है उन पर बनी रहती है, और उनसे आशा और उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की भलाई के जो भी निर्णय होंगे, न्यायगत जो एक्ट होते हैं उसके अंतर्गत वो देंगे। और वो काफ़ी पॉपुलर पहले से हैं, उनकी छवि साफ निष्कपट है। हम उनके भविष्य की, उच्च भविष्य की कामना करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। इसी के साथ ही इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे किसी भी फंड या किसी भी पैसे की अपनी फेवर में हम उम्मीद नहीं करते, और ना ही हमें आवश्यकता है। हम आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, जिन विषयों पर बात नहीं करता, उनकी सूचनाएं आप तक उपलब्ध कराते हैं, और अपने विचारों और जनता के विचारों से आपको अवगत कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।